डेफिनेशन तक हो गया था ना। आज बात करेंगे एम्स कि इसका स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम्स क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे खेल प्रशिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो डे टू डे, मंथ टू मंथ, मतलब कि डे, मंथ और ईयर में या उससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, डे, मंथ और ईयर, है ना, डे, मंथ, ईयर या उससे अधिक भी हो सकता है। तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? खेलों में सुधार करना। खेल प्रशिक्षण क्या है? खेलों में सुधार करना, जो कि जिसमें जो इंक्लूड हम बोलेंगे कि क्या क्या सुधार है। तो फिजिकल हो सकता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? खेलों में सुधार करना है। इसके बाद जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम सुधार करते हैं, एक तो होता है कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट पहले ही बता चुका हूँ। तो पहला क्या होता है? फिजिकल होता है, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल होता है, सोशल होता है, इंटेलिजेंस होता है और मोरल वैल्यू द्वारा इसमें क्या होता है? सुधार किया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि एम एंड टास्क ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। एम एंड टास्क ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक खिलाड़ी को फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रूप से उच्च खेल प्रदर्शन के लिए तैयार करना, जब खिलाड़ी किसी मुख्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है या उसका प्रतियोगिता कोई हो, जैसे कि तुम्हारा स्टेट लेवल का हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो गया, चाहे तो इंटरनेशनल हो गया या ओलंपिक, जो भी हो। तो उसमें हम क्या करते हैं? किसी भी खिलाड़ी को उसको उच्चतम खेल प्रदर्शन के लिए, ठीक है, किसी भी हायर परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं? उसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें चार कंपोनेंट एम की अगर हम बात करें तो इसमें चार चीजें हैं। पहला है फिजिकल प्रिपरेशन, दूसरा है टेक्निकल प्रिपरेशन, तीसरा है टैक्टिकल प्रिपरेशन, चौथा है इंटेलिजेंस प्रिपरेशन। ठीक है, चौथा क्या है? इंटेलिजेंस प्रिपरेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रिपरेशन या फिटनेस एंड कंडीशन। ठीक है, फिटनेस एंड कंडीशन ही बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस एंड कंडीशन ही बोलते हैं और फिजिकल प्रिपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बोलते हैं। अगर इन दोनों लिख सकते हो, फिजिकल प्रिपरेशन या तो फिजिकल फिटनेस एंड कंडीशन। ठीक है, इसमें भी वैसे ही है, टेक्निकल प्रिपरेशन या तो टेक्निकल स्किल लिख सकते हो। फिर इसमें टेक्निकल प्रिपरेशन है, टेक्निकल इफिशियंसी हो जाएगा। फिर इंटेलेक्चुअल इफिशियंसी मतलब कि जैसे कि है तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर क्षमता है, ठीक है, कि कितना तुम उसमें परफेक्ट हो, है ना। तो टैक्टिकल का भी है, किसी भी तुम स्किल में कितने परफेक्ट हो, मतलब कि चतुराई से कितना तुम उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन को हम बोलते हैं एजुकेशनल प्रोसेस भी बोलते हैं, एजुकेशनल प्रिपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चार चीज तुमको हर जगह मिलेगी, फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल। ठीक है, कहीं कहीं तुमको इसका इंटेलेक्चुअल मतलब कि तुम्हारा ये माइंड से, है ना। एजुकेशनल प्रोसेस जो होता हमारा है कि हम अगर स्पोर्ट ट्रेनिंग हम कर रहे हैं तो उसमें एजुकेशनल प्रोसेस भी आएगा, क्योंकि तुमको मैं कल बताया था कि स्पोर्ट ट्रेनिंग इज एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, शैक्षणिक प्रक्रिया है। तो इसमें हमको इसको भी डेवलप करना है। स्पोर्ट ट्रेनिंग में हमको इंटेलेक्चुअल कल लिखा था ना, इंटेलिजेंस, है ना। तो उसमें सारे एस्पेक्ट को क्या करना है? डेवलप करना है, चाहे तो फिजिकल कंपोनेंट्स हो, चाहे तो टेक्निकल हो, चाहे तो टैक्टिकल हो, चाहे तो इंटेलिजेंस का हो, तो सबको क्या करना है? हमको डेवलप करना है। किसके थ्रू? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, तो हम फिजिकल प्रिपरेशन की पहले बात करेंगे। तो फिजिकल प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? फिजिकल प्रिपरेशन में हमारा जैसे कि हमारा मोटर क्वालिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऊपर से मिटा दो इसको थोड़ा सा। फिजिकल प्रिपरेशन में अगर हम देखेंगे तो मोटर क्वालिटी, ठीक है, मोटर क्वालिटी में क्या क्या हमारा आता है? मोटर क्वालिटी, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? जितने भी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, लाइक तुम्हारा स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी भी आ जाएगा। ठीक है, एजिलिटी, फिर से तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, ये सारे चीजों क्या करेंगे हम फिजिकल प्रिपरेशन में? किसी भी स्पोर्ट पर्सन को क्या करेंगे? हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। किसके लिए? किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या करेंगे? उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है,
किसी भी प्रतियोगिता में हम भाग लेने के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एबिलिटीज हैं, क्या ये एबिलिटीज हैं, ये स्पोर्ट्स कंपटीशन में और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में ये चीजें क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिजिकल प्रिपरेशन में क्या क्या आएंगे, मोटर क्वालिटीज, ठीक है, जो कि ये एबिलिटीज हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, किसके थ्रू, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। ठीक है, दूसरा हमारा है टेक्निकल प्रिपरेशन। दूसरा क्या है, टेक्निकल प्रिपरेशन या तो टेक्निकल स्किल। ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्किल्स है वो हायर अगर रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, मतलब कि स्किल्स हायर का क्या मतलब है, स्किल्स अगर अच्छा उसका डेवलप हुआ है तो उसका प्रदर्शन भी कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब कि इसका जो टेक्निकल प्रिपरेशन है इसका सीधा संबंध किससे है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से। ठीक है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से इसका सीधा संबंध है, स्पोर्ट्स प्रशिक्षण से क्या है, खेल प्रशिक्षण से इसका सीधा संबंध है। ठीक है, किसी भी स्किल में, ठीक है, किसी भी स्किल में मास्टरी परफेक्शन लाने के लिए किसका प्रिपरेशन करना पड़ता है, टेक्निकल प्रिपरेशन करना पड़ता है। किसी भी स्किल में मास्टरी लाने के लिए, किसी भी स्किल में मास्टरी लाने के लिए क्या करेंगे हम, टेक्निकल प्रिपरेशन क्या करेंगे हम, आवश्यकता होती है। किसी भी स्किल में मास्टरी लाने के लिए टेक्निकल प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। क्या सोच रही है, हो गया सो हो गया, मिल सकता है क्या सोचने से, यहाँ ध्यान दे, नहीं है ध्यान तब बोला हूँ। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी स्किल में मास्टरी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसके अंतर्गत हम कर सकते हैं, टेक्निकल प्रिपरेशन के अंतर्गत हम नहीं, टेक्निकल की बात मैं कर रहा हूँ, टेक्निकल अलग है, टेक्निकल अलग है। ठीक है, टेक्निकल अलग है, टेक्निकल में हम क्या करते हैं, स्किल में मास्टरी लाने के लिए, उसी के अंतर्गत। ठीक है, इसका सीधा संबंध किससे है, स्पोर्ट परफॉर्मेंस से होता है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल में ही क्या है, स्किल में मास्टरी किसके अंतर्गत हम ला सकते हैं, टेक्निकल प्रिपरेशन के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद मतलब कि किसी भी स्किल को, ये तो हो गया मास्टरी लाने के लिए। अब किसी भी स्किल को अगर हम टेक्निक अच्छा होगा हमारा, ठीक है, टेक्निक अगर अच्छा होगा तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट और एनर्जी कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा टेक्निक, अगर हम किसी भी टेक्निक से, जैसे होता है ना कि अब 5 कुंटल 6 कुंटल कोई सामान है तो हम कैसे रॉड डाल के हम उसको मूव कर देते हैं, वो क्या है, टेक्निक। ठीक है, अगर वो टेक्निक नहीं रहेगा वो लगाते रहो, फोर्स हो सकता है कि नहीं होता। मतलब कि टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, कम एफर्ट लगा के, कम एनर्जी लगा के हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। क्लियर है, 3-4 चीजें बात हुई इसमें। इसका सीधा संबंध किससे है, स्पोर्ट ट्रेनिंग से है, जिसमें कि स्किल में मास्टरी लाने के लिए हम किसका प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद कम एफर्ट और कम एनर्जी का प्रयोग करके हम मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं, किसके थ्रू, टेक्निक का यूज करके। ठीक है, टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कम एफर्ट और कम एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टैक्टिकल प्रिपरेशन या तो टैक्टिकल इफिशियंसी। टैक्टिकल प्रिपरेशन या तो टैक्टिकल इफिशियंसी, इसमें क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामरिक तैयारी। क्या बोलते हैं, सामरिक तैयारी। हिंदी में क्या बोलते हैं, सामरिक, सामरिक तैयारी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सामरिक तैयारी या तो चतुरतापूर्ण बोलते हैं, क्या चातुर्यपूर्ण, क्या बोलते हैं, हाँ चातुर्यपूर्ण, क्या बोलते हैं, चातुर्यपूर्ण तैयारी। ठीक है, चातुर मतलब की चतुराई। ठीक है, टैक्टिकल मीन्स क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस या तो क्रिएटिव एप्लीकेशन। क्या होता है, क्रिएटिव एप्लीकेशन बोलते हैं ना,
एक्टिविटी हमारी कैसी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो संबंध है टेक्निकल का, वो क्या है उसका मतलब इंटेलिजेंस या तो क्रिएटिव एप्लीकेशन, ठीक है, क्रिएटिव एप्लीकेशन से इसका मतलब है। अब इसके बाद मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपटीशन में, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में कोई भी, जैसे कि स्किल्स को हम यूज कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, हमको चतुराई से यूज करना है, क्रिएटिविटी एप्लीकेशन उसका होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि किसी भी स्पोर्ट्स को हम मतलब कि कोई भी स्पोर्ट पर्सन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको रूल्स रेगुलेशन मालूम होना चाहिए गेम का, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन हो गया। फिर तो तुम्हारे इसमें ट्रेनिंग ऑफ टैक्टिकल कॉन्सेप्ट हो गया, फिर कंपटीशन का ज्ञान मतलब कि जो प्रतियोगिता है उसका भी ज्ञान, ठीक है, रूल्स हो गया, नॉलेज ऑफ कंपटीशन, नॉलेज ऑफ कंपटीशन, रूल्स, नॉलेज ऑफ कंपटीशन, ठीक है, ये सारी चीजें उसको पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर रूल्स अगर पता नहीं है, अगर अपने माइंड से यूज करके नहीं किसी भी स्किल को यूज कर रहा है, सामने वाले को देख के कैसे हमको करना चाहिए कि मान लो कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में ले लो, मान लो वॉलीबॉल में ले लो, कि हमको कब ड्रॉप डालना है, कब स्मैश डालना है, जब तक वो चतुराईपूर्ण किसी भी चीज को या किसी भी स्किल को यूज नहीं करेगा तब तक उसका क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं सकता। इसलिए क्या करना है, हमको हर स्थिति में क्या करना है, उसको टैक्टिकल प्रिपरेशन करना है, उसके टैक्टिकल में क्या करना है कि एफिशिएंसी लाना है। वो कैसे होगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के थ्रू ड्यूरिंग द मैच, ठीक है, जैसे कि हम मैच का प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसमें हमको बताना है कि हाँ तुमको कैसे करना है, या तो मान लो कि वॉलीबॉल में अगर हम ले लें कि ब्लॉक चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है, कब बॉल कहाँ बनाना है, वो प्लेयर पोजीशन के हिसाब से देख के उस चीज को क्या करना है, इसको टैक्टिकल प्रिपरेशन कराना है और उसको यूज कराना है इस तरीके से कि उसमें हमको क्या करना है, प्रदर्शन हमारा अच्छा हो सके, ठीक है। लास्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन, ठीक है, ये किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, किससे है, एजुकेशन, मतलब कि इसमें ये है कि हम किसी भी स्किल्स को साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक मेथड से क्या करना है, हमको यूज करना है, किसी भी स्किल्स को क्या करना है, बुद्धिमत्ता के साथ साइंटिफिक मेथड के साथ यूज करेंगे तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, साइंटिफिक मेथड विद इंटेलिजेंस, विद इंटेलिजेंस, ठीक है, विद इंटेलिजेंस। क्लियर है ये कैसे करना है इसको, तो अगर हम कोई भी ट्रेनिंग, अगर हम इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड का होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक मेथड उसमें लगना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टू अदर स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन, मतलब कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो संबंध है वो किस किस डिसिप्लिन के साथ जो कि स्पोर्ट्स में यूज होते हैं उसके साथ है। तो जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारे प्रीपेड एंड पेड में है सब में यूज उसका स्पोर्ट ट्रेनिंग का होना है, चाहे वो स्पोर्ट ट्रेनिंग हो, चाहे स्पोर्ट सोशियोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट साइकोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट जर्नलिज्म हो, चाहे स्पोर्ट न्यूट्रिशन हो, चाहे स्पोर्ट फिजियोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो, चाहे मोटर लर्निंग, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री और स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स, सारे में क्या होगा, स्पोर्ट ट्रेनिंग का रिलेशन किससे है, इन सारे सब्जेक्ट से है, इन सारे फील्ड से है, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें तुमको मान लो कि कभी कभी पूछ देता है स्कोप ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, क्या पूछता है, स्कोप ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, तो ये सारी चीजें तुम्हारी आएंगी। स्कोप जहां भी पूछे किसी भी सब्जेक्ट में, तो समझ लो कि कितने तुम्हारे सब्जेक्ट है तो उसमें सारे में यूज होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, उद्देश्य, ठीक है, ये क्या था, एम था, लक्ष्य, लक्ष्य, और ये क्या है, उद्देश्य। तो पहला है इम्प्रूविंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, पहला क्या है, इम्प्रूविंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। सीधी सी बात है कि जो फिजिकल फिटनेस है सेम इसी तरीके से है, इसका भी है, जो चीजें इसमें है वो चीजें इधर भी है, लेकिन इसका अगर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग तो हमको इस तरीके से लिखना है कि इम्प्रूविंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट जितने हैं उसको हमको क्या करना है, इसमें डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब दूसरा है एक्वाजिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, एक्वाजिशन मतलब क्या होता है कि
एक्वायर करना, ठीक है, गेन करना, ठीक है। एक्वाजिशन ऑफ स्पोर्ट स्किल मतलब कि जितने भी मतलब जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है उसमें जो जो स्किल है उसको क्या करना है हमको, उसमें एक्वायर करना है, उसको गेन करना है कि हम उस स्किल को अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। फिर है इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी, यही चीजें हैं, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी, अगर टेक्निकल एफिशिएंसी में उसकी कमी है उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, किससे, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिकल एफिशिएंसी के थ्रू, ठीक है। लास्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी, पहले बताया इसमें क्या था, इसका माइंड से था, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना, ठीक है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तुम लोग के काम आएगा दीक्षा, अच्छे से उसको लिखना है, सेकंड में नहीं, सेकंड में है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग में पहला है हाई परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट। इसका सिद्धांत क्या विशेषता क्या है कि किसी भी स्पोर्ट ट्रेनिंग का सिद्धांत है स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ हायर परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट में क्या करना है, परफॉर्मेंस को हाई करना, ठीक है। किसी भी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को क्या करना, हाई करना, मतलब खेल प्रशिक्षण में किसी विशेष खेल में व्यक्तिगत उच्च प्रदर्शन को संदर्भित करता है, ठीक है। व्यक्तिगत उच्च प्रदर्शन को क्या करता है, संदर्भित करता है, मतलब कि उसको इसकी तरह क्या करता है, इंडिकेट करता है कि परफॉर्मेंस को क्या करना है, हाई करना है किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट में। दूसरा क्या है, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस, ये क्या है, इंडिविजुअल प्रोसेस। हम क्या ग्रुप में ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या, नहीं, जब तक उसका इंडिविजुअल हम ट्रेनिंग नहीं दिए हैं, अगर जब तक वो इंडिविजुअल में परफेक्ट नहीं है, जैसे कि मान लो कि आप किसी एस्पेक्ट को इसमें से ले लो, जब तक इसका इसमें से चारों में से कोई एस्पेक्ट अगर ठीक नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हमको इंडिविजुअल ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि हम सबको ग्रुप में ट्रेनिंग दे दी, है ना भाई, जिसका जो एस्पेक्ट ठीक नहीं है, जिसका जो कंपोनेंट ठीक नहीं है, उसको क्या करेंगे हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग उसको हम देंगे, ठीक है। फिर स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द डिमांड ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, किसके लिए है, ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए डिमांड इसका है, इसकी मांग किसके लिए है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेनिंग की मांग किसके लिए है, किसी भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद टू अचीव हाई परफॉर्मेंस इन अ स्पोर्ट्स कंपटीशन, किसके लिए है, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, किसमें, किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में, किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में क्या करना है, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को देते हैं, ठीक है। किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए स्पोर्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। ये सारी चीजें तुम जानते हो और नॉर्मल चीजें, लेकिन इसको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। मान लो एग्जाम में पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें पूछेंगे। तो नेक्स्ट है स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। नॉर्मल चीज है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, साइंटिफिक मतलब कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसके बाद कोच एज अ इम्पोर्टेंट रोल, स्पोर्ट ट्रेनिंग में कोच का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसको नॉलेज नहीं रहेगा, किसी भी स्पोर्ट मतलब कि जो ट्रेनिंग दे रहा है अगर नॉलेजेबल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या करेगा कि परफॉर्मेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होगा, कम होगा। अगर अच्छा कोच अगर मिल गया है तो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस हाई होगा, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से वो ट्रेनिंग देगा, मतलब जो नॉलेज उसके पास है, किस पे डिपेंड करता है कि नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि कोच कैसा है, और उसके जो स्पोर्ट पर्सन है जिसको ट्रेनिंग दे रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ उसमें क्या कमी है, कहाँ पे इसको ट्रेनिंग देना है, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी, ठीक है। तो उसके बाद है ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट पर्सन, जितनी आवश्यकता है, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है कि स्पष्टम, स्पष्टम होता है ना, स्पष्टम ऐसा कुछ करके इसका होता है। ऑप्टिमम मतलब कि जितनी जरूरत, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, जितनी जरूरत है। ऑप्टिमम का मतलब लिख लो, सर्वोत्तम विकास, क्या बोलते हैं, उच्चतम बोलते हैं और सर्वोत्तम बोलते हैं, सर्वोत्तम विकास, ठीक है, सर्वोत्तम विकास ऑफ स्पोर्ट्स
पर्सन मतलब कि एक खिलाड़ी की सर्वोत्तम विकास, ठीक है, ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। उसके बाद है स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ एजुकेशन प्रोसेस। पहले बताया कि इसमें क्या है, माइंड से रिलेटेड चीजें हैं जो कि तुम्हारा ये चौथे पॉइंट को क्या करता है, ये कवर करता है। इसमें क्या करना है, इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, ठीक है, क्या करना है, इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। अब इसके बाद है नेक्स्ट है स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिडन टैलेंट। स्पोर्ट ट्रेनिंग के थ्रू क्या करते हैं, जो छुपी हुई क्षमता रहती है उसको भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन की, खिलाड़ी की क्या है, जो छुपी हुई क्षमता है, छुपी हुई क्षमता को डेवलप करने की या विकास करने की उससे क्या है, ये प्रक्रिया है। कौन सी, स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है किसी भी खिलाड़ी की छुपी हुई क्षमता को विकास करने की एक प्रक्रिया है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिडन टैलेंट। लास्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए सिस्टमैटिक एंड प्लान। मतलब कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है सिस्टमैटिक होना चाहिए और प्लान, मतलब कि पहले से हमको क्या कराना है, जैसे कि मान लो वीक में ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, पहले तो सिस्टमैटिक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि प्लान पहले से होना चाहिए कि हमको शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमको फर्स्ट डे क्या कराएंगे, सेकंड डे क्या कराएंगे, थर्ड डे क्या कराएंगे, फोर्थ, ऐसे करके क्या करना है हमको, पूरे हफ्ते भर का, महीने भर का जो रहता है शेड्यूल बनाना है। जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा वैसे वैसे क्या करेंगे, शेड्यूल को चेंज करते जाएंगे, प्लान को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। कितना लोड देना है, ठीक है, ठीक है, कितना हमको रिपीटेशन कराना है, कितना सेट कराना है, कितना वैल्यूम देना है, ये सारी चीजें हमको क्या करना है, पहले से प्लान देना है। चाहे वो तो बिगिनर हो, ठीक है, या तो कोई मीडियम वाला हो, या तो कोई ट्रेंड एथलीट हो, ठीक है, किसको किस हिसाब से ट्रेनिंग देना है उसको क्या करना है, खेल प्रशिक्षण में पहले से तैयारी करके, और वो क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट करा दे कुछ भी, ठीक है। जैसे कि नियम है क्या है, वार्म अप कराए, ठीक है, फिर स्किल टेस्ट कराए, फिर से कूल डाउन कराए, मतलब एक सिस्टमैटिक होना चाहिए कि हमको कराना है ना। ऐसा नहीं कि आया तो हम पहले स्किल स्टार्ट कर दिए, ठीक है, वार्म अप नहीं कराएं, स्ट्रेचिंग नहीं कराएं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलनी चाहिए, तब जाके इसका परफॉर्मेंस हाई होगा। क्लियर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गया, नहीं पूरा लिख लियो ना। स्पोर्ट ट्रेनिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, इसमें सारी चीजें तुम्हारी आ जाती है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग में कितनी चीजें हैं, 12 चीजें देखो हैं, ये कौन कौन से, ये तथ्य। पहला क्या है, निरंतर प्रशिक्षण का सिद्धांत। पहला क्या है, निरंतर प्रशिक्षण का सिद्धांत। उसमें निरंतर प्रशिक्षण का सिद्धांत यही है कि इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो द प्रिंसिपल ऑफ अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग। द प्रिंसिपल ऑफ अनइंटरप्टेड मतलब कि किसी भी प्रकार का उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग में किसी भी प्रकार का क्या होगा, बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर डे टू डे चल रहा है तो डे टू डे चलना चाहिए, मंथ टू मंथ होना चाहिए, ईयर टू ईयर होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जो कि डे टू डे, मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर चलती है, ठीक है। तो इसमें मतलब सिद्धांत मतलब कि निरंतर प्रशिक्षण का सिद्धांत। इसमें और क्या चीजें हैं, अगर तुम्हारा कोई भी इंटरप्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो कि बाधा, अनइंटरप्ट मतलब कि इंटरप्रेट हो रहा है जैसे कि, तो क्या होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस लो होगा, ठीक है। इंटरप्रेट मतलब होता है कि जैसे ये निरंतर हो गया, अनइंटरप्रेट होता है, इसको इंग्लिश कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो, ठीक है, कंटिन्यूअस लिख लेना, कंटिन्यूअस, ठीक है। और अनइंटरप्रेट को UNI, थोड़ा सा ना अलग अलग तरीकों से पूछा वो किया करो, तब जाके ना इंग्लिश तुम लोग का सही होगा। अनइंटरप्रेट, ठीक है, नहीं पता चला कि कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होता है कि निरंतर, मतलब किसी भी प्रकार का। इंटरप्रेट मतलब क्या करते हैं ना, कि बोलते हैं ना कि डोंट इंटरफेयर, है ना, डोंट इंटरप्ट मी, ऐसा करके, तो वही चीज है इसमें, है कि किसी भी चीज में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इंटरप्रेट मतलब कि इसमें क्या होता है कि बाधा होता है या रुकावट होता है,
ठीक है, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हमको क्या कर रहा है, कोई इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, अनइंटरप्टेड मतलब कि निरंतर, ठीक है। अब दे दिया, मान लो कि दिल्ली वाले एग्जाम में तुम्हारे दे दिया कि अनइंटरप्टेड क्या मतलब क्या है, जब तक पढ़ोगे नहीं इसका, है ना, तो इसको पता होना चाहिए कि जो अनइंटरप्टेड है इसका मतलब क्या होता है। हाँ, लेकिन सिनोनिम्स तुम्हारा आता है, फिर जो तुम्हारा सिमिलर आता है, एंटोनिम्स, ये सब चीजें आएंगी तो कहाँ से करोगे, अब बोलोगे इंग्लिश तुमको आता ही नहीं तो क्या मतलब, जब तक किसी चीज को साइंटिफिक वे में सर्च नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं, समझ आ रहा है कि जितना खोज सकते हो खोजो, एक एक वर्ड का अगर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड को उसका फाइंड आउट करो कि यहाँ कैसे हो रहा है, कैसे नहीं समझ में आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहला हो गया निरंतर प्रशिक्षण का सिद्धांत हो गया कि किसी भी प्रकार का बाधा या रुकावट प्रशिक्षण में नहीं होना चाहिए, अगर बाधा या रुकावट आ रहा है तो परफॉर्मेंस क्या होगा, लो होगा, ठीक है, बाधा या रुकावट हो रहा है तो क्या होगा, परफॉर्मेंस लो होगा। दूसरा है लगातार बढ़ते भार का सिद्धांत। लगातार बढ़ते भार का सिद्धांत क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेडली इंक्रीजिंग लोड, ठीक है, मतलब कि जो लोड हो रहा है क्या होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है, क्या एडॉप्ट करना, एडॉप्ट हिंदी क्या हो, ठीक है, हाँ, तो एडॉप्टेशन मतलब कि ये जैसे जैसे, और ये बताओ कि मिनिमम जैसे कि कोई ट्रेनिंग अगर मान लो बिगनर है, ठीक है, तो कितने दिन में एडॉप्टेशन उसका हो सकता है, मिनिमम कितना बताया है, पक्का 45 डेज कंफर्म हो, उसकी आदत में आ जाती है, हम लोग को हम लोग तो 45 डेज बताया था, चलो ठीक है, 21 55 दोनों याद रखना, अगर पूछ दिया है 21 नहीं तो 45 तुमको लगाना ही है ना, 1.5 महीने से होता है ना, 1.5 महीने का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर बोले तो सही होगा। इसमें क्या करना है, लगातार बढ़ते भार का सिद्धांत मतलब कि टू ग्रेजुअली इंक्रीज लोड, ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे उसका जो एडॉप्टेशन होगा वैसे वैसे क्या करेंगे हम भार को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इसका सिद्धांत केवल यही है, मतलब कि एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम ट्रेनिंग लोड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, रिपीटेशन कराएंगे सेम लोड के साथ, अगर उसका ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, मान लो लोड बढ़ा है, ठीक है, लोड पहले तो क्या करेंगे जो हम बिगनर के लिए बनाए या तो जो स्टार्टिंग में हम जो बनाए हैं उसके हिसाब से हम कराएंगे, उसके बाद जैसे जैसे वो क्या करेगा एडॉप्ट करते चले जाएगा, उसमें हम पहले कुछ दिन उसी पेस में कराएंगे, उसका क्या करेंगे लोड को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, फिर ठीक है क्या करेंगे लोड को बढ़ाएंगे, फिर उसको कुछ दिन रखेंगे, ऐसे से क्या करेंगे लोड को हम इंक्रीज करेंगे, मतलब कि इसका मतलब ये है कि लगातार बढ़ते भार का सिद्धांत का मतलब ये है कि जैसे जैसे एडॉप्टेशन होगा उसका वैसे वैसे भार जो होगा, भार में क्या क्या बढ़ा सकते हो, क्या क्या बढ़ा सकते हो, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, रिपीटेशन बढ़ा सकते हो, सेट बढ़ा सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम हो गया ना, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं बढ़ाते हैं। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, हिंदी तो है ठीक है, तीव्रता है, कितनी तेजी से बढ़ता है, कोई एक एग्जांपल दो, अगर मैं बोला कि हाँ रिएक्शन रिएक्शन तो अलग हो जाएगा, रिएक्शन मतलब ये है कि एक तो सिंपल सा चलो अगर स्प्रिंट की अगर बात कर रहे हो तो स्प्रिंट से बताता हूँ कि अगर कोई भी स्प्रिंटर है, ठीक है, 100 मीटर को अगर वो 10 सेकंड में वो कंप्लीट कर रहा है, 10 सेकंड में अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो इसका क्या हो गया 100% इंटेंसिटी,
ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कोई वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर, उसके जो लिफ्ट करने की जो कैपेसिटी है मान लो 120 kg, ये क्या हो गया, उसको 100% इंटेंसिटी हो गई। मतलब कि उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी, जो मैक्सिमम क्षमता उसकी है कि वो कितना वर्क कर सकता है, वो क्या हो जाएगा कि वो इंटेंसिटी होता है। अब जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो वहां कभी कभी तुमको लिखा रहता है कि इसको 70 to 80% देना है इंटेंसिटी के साथ, दिया रहता है ना कि 70 to 80% इसको देना है, इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग देना है। तो क्या है, अब मान लो कि ये 120 kg उठा रहा है, इसका क्या है, ये 100% है। अब इसका 70 to 80% निकालेंगे हम, तो 120 का मान लो 80% हम निकाल लिए, ठीक है। 1 से करके 12 × 96, मतलब कि इसको हम कितने ट्रेनिंग देंगे, 96 kg पे इसको हम क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। क्लियर है। मतलब इंटेंसिटी का ये ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम किसी भी स्पोर्ट पर्सन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो उसको क्या होती है, वो 100% इंटेंसिटी होती है। क्लियर है। और ये क्या होता है, वॉल्यूम, टोटल वर्क, टोटल वर्क डन, उसमें सारी चीजें रहेंगी, कितना सेट की, मान लो कि ट्रैक का 5 राउंड लगाए, ट्रैक का 5 राउंड लगाए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के 20, 2000 वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना सेट लगाया है, 400 मीटर। नहीं वैसे ही रहेगा, इंटेंसिटी कैसे निकालोगे कि भाई मान लो 400 का ही तुम करा रहे हो, तो उसका फुल एफर्ट के साथ, मतलब कि फोर्सफुली जो हम करा रहे हैं, तो उसका कितना कवर कर रहा है, कितने जल्दी वो कवर कर रहा है, वही उसका इंटेंसिटी हो जाएगा, है ना। 4 रिपीटेशन मारा, उस पे वो डिपेंड करता है कि जो उसका जो इंटेंसिटी 400 मीटर को मतलब कि जो उसका हायर है, जिससे बोलते हैं ना कि हमारे कि उसका रिकॉर्ड कितना है 400 मीटर का, कितने सेकंड में कितने मिनट में कर रहे हैं, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 400 में भी हम 400 रिपीटेशन मार रहे हैं, तो उसमें जो जैसे कि 50 सेकंड में मारे, जब मतलब उसमें जो जो फर्स्ट 50 सेकंड मारे, 50 सेकंड तो 50 सेकंड को ही नहीं समझे थे। जो मैक्सिमम रहेगा ना, जो तेरी क्षमता कितनी है कि तू तेरा मैक्सिमम क्या है, मान लो तुम छोड़ो, तुम 400 मीटर को 50 सेकंड में तुम कवर किए, ये तुम्हारा क्या हो गया, 100% हो गया इंटेंसिटी, ठीक है। अब तुम मान लो इसी को तुम बढ़ा दिए कि 75 कर दिए, 400 मीटर ट्रैक को 400 मीटर को कवर कितने सेकंड में कर रहे हो। तो सर मैं उसी को पूछना, तो 50 वाले को भी अपन कैलकुलेट नहीं 50 नहीं करेंगे, तो वो तो फिर ट्रेनिंग के हिसाब से, वही बताया ना कि वो ट्रेनिंग के हिसाब से चलेगा, फिर कितने इंटेंसिटी के साथ तुम 400 मीटर को कवर कर रहे हो, वो तुम्हारा इंटेंसिटी फिर उस समय के अकॉर्डिंग करेगा कि तुम वो फिर निकाला जाएगा, क्योंकि इसका इतना है तो इसका इतना है, तो ऐसे करके वो निकाला जाएगा, है ना, कि फिर ये जो समय ले रहा है ये कितने सेकंड में दे रहा है, तो उसके हिसाब से फिर ये इंटेंसिटी में, जैसे मैं निकाला हूँ 70 to 80% कितना है, 96% पे कर रहा है, तो वैसे तुम्हारा निकाला जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला अलग है और ऐसे ही है, कोई वो नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, व्यक्तिगत भार का सिद्धांत। व्यक्तिगत भार का सिद्धांत, व्यक्तिगत भार के सिद्धांत में क्या आएगा, मतलब कि इसमें ये रहता है कि जो ट्रेनिंग प्लान बनाया जाता है, ट्रेनिंग प्लान जो बनाया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग रहेगा कि उसकी नीड कितनी है, ठीक है, उसकी नीड कितनी है, किस लेवल के लिए वो तैयारी कर रहा है, उसके हिसाब से क्या रहेगा ये उसमें रहता है, ठीक है। मतलब कि उसको सारी चीजें देखे जाएंगी, कि ऐसा नहीं है कि अब उसको कंपटीशन ओलंपिक में भाग दिलवाना है तो कराया जा रहा है ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि भाई उसका जो बायोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, उसका जो फिजियोलॉजिकल है, फिर से तुम्हारा साइकोलॉजिकल है, कितना इरिटेट हो जाता है, कितने जल्दी लोड लेता है, ठीक है, मतलब सारे एस्पेक्ट आएंगे कि जो उसका स्किन कलर है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो किसी भी
जो कोच है, ट्रेनर, उसके बातों को कैसे ले रहा है, जो उसके अपोनेंट हैं या क्राउड है, उन सब चीजों को कैसे ले रहा है, तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, ये व्यक्तिगत भार का सिद्धांत दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद है द इंटरवल प्रिंसिपल, मतलब कि अंतराल सिद्धांत में क्या है, टेनिंग लोड टू बी इफेक्टिव लोड गिवन अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ रिकवरी। मतलब कि इसमें यह है कि उसकी जो लोड और रिकवरी का जो रेशियो है वो क्या है, कि अब उसको हम कितना लोड दे रहे हैं, उसका रिकवरी पीरियड कितना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोड दे दिए और उसका रिकवरी हो ही नहीं रहा है, फिर से हम उसको करा दिए, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए कि अंतराल सिद्धांत इसमें लागू होता है, इंटरवल प्रिंसिपल। ठीक है, लोड के रिकवरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको हमको लोड देना। क्लियर है? ठीक है, यहाँ क्या आएगा, एडॉप्टेशन आएगा। एडॉप्टेशन, लोड, रिकवरी और एडॉप्टेशन की चीजें इसमें बताई जाएगी। लोड कितना दिया जा रहा है और रिकवरी इसको कितना देना है, और एडॉप्टेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तीन चीजों को इसमें ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेंट। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेंट मतलब ये होता है कि जो पर्सन है, स्पोर्ट पर्सन है, उसमें और कोच और स्पोर्ट पर्सन दोनों, कोच एंड स्पोर्ट्स पर्सन की भागीदारी कहती है। मतलब कि इसमें सक्रिय भागीदारी होना चाहिए किसका, कोच और स्पोर्ट पर्सन दोनों का। कोच और स्पोर्ट पर्सन, जो खिलाड़ी है या जो ट्रेनर है, दोनों का क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या होना चाहिए कि स्पोर्ट पर्सन मोर सिंसियर, मतलब वो क्या होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए अपने काम के प्रति, मतलब सीखने के प्रति, मतलब कि सावधानी पूर्वक करे, अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करे। ये किसके लिए है, इस खिलाड़ी के लिए। ठीक है, सिंसियर होना चाहिए, अपने कार्य को क्या करे, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और उसमें एक दो पॉइंट लिखो उसको, प्रत्येक प्रशिक्षण इकाई को वह स्वयं नियोजन में सक्रिय होकर भाग लेता है, तब वह एक्टिव पार्टिसिपेंट करता है। मतलब कि सारे जो एक्सपेक्ट हैं उसको क्या करता है, वो खुद से करता है। मतलब कि सिंसियर होना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, और किसी भी विधा में भाग लेने के क्या होना चाहिए, खुद एक्टिव होना चाहिए। कौन, ये दोनों जो होते हैं सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत में, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, ये एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए, तभी क्या होता है कि किसी भी चीज को सक्सेसफुली किया जा सकता है। मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ किसी भी वर्क को सक्सेसफुली किया जा सकता है। ठीक है, कोच और ये स्पोर्ट पर्सन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है आलोचनात्मक भार के उपयोग का सिद्धांत। आलोचनात्मक भार के सिद्धांत में क्या है, मतलब कि हायर जो उसका डिमांड है। ठीक है, मान लो किसी का हायर डिमांड या हायर कंपटीशन है, हायर कंपटीशन के हिसाब से हम क्या कहें, ये हायर कंपटीशन का। ठीक है, हायर कंपटीशन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या करेंगे कि लोड बहुत ज्यादा दे देंगे। ठीक है, हायर कंपटीशन अगर उसका कोई है, मान लो कि नेशनल लेवल का अगर टूर्नामेंट चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको हम लोड क्या है स्टार्टिंग में, उसको क्या करना है, उस लोड को धीरे धीरे क्या करना है, इंक्रीज करना है। लोड को क्या करना है, धीरे धीरे इंक्रीज करना है। ठीक है, और उसके पहले क्या करना है, ट्रेनर को जो लोड रिकवरी, जो इसमें बताया था किसमें, अंतराल सिद्धांत में, लोड रिकवरी और एडॉप्टेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसका लोड देने से रिकवरी कब हो रहा है और एडॉप्टेशन कितना कर पा रहा है। उन सब चीजों को क्या करेगा, लोड को देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पष्टता का सिद्धांत। स्पष्टता मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ क्या है, अच्छा, सामान्य और विशेष तैयारी का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेशल प्रिपरेशन, सामान्य और विशेष तैयारी का सिद्धांत। स्पेसिफिक ट्रेनिंग लोड, स्पेसिफिक रिस्पांस, और इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक
जो ट्रेनिंग होता है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग लोड किसको प्रोड्यूस करता है, स्पेशल रिस्पॉन्स को। ठीक है, या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग लोड जो होता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि इसमें दो चीजें है ना, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। सामान्य क्या करता है कि जो हमारे जो बेस होते हैं उसको क्रिएट करता है। ठीक है, बेस होता है उसको क्या करता है, बेस को क्रिएट करता है। किसी भी खिलाड़ी के बेस को क्रिएट करता है। बेस मतलब जो उसका फाउंडेशन होता है उसको कैसे हमको तैयार करना है, बिगनर है तो कैसे ट्रेनिंग देना है, उन सब चीजों को क्या करता है, ये क्रिएट करता है। कौन, ट्रेनर। और स्पेसिफिक में क्या होता है कि इनहेंस परफॉर्मेंस जनरल, मतलब कि बेस क्रिएट करने के बाद ही क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, समान और विशेष तैयारी का सिद्धांत यही है कि मतलब कि पहले किसी भी ट्रेनर के थ्रू उसका बेस क्रिएट करेंगे, बेस क्रिएट करने के बाद जनरल ट्रेनिंग से हम किधर जाएंगे, स्पेसिफिक ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। तो और जनरल ट्रेनिंग क्या है, सबके लिए जरूरी है, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं। मतलब कि जनरल ट्रेनिंग को कराना है। जनरल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो वार्म अप होता है, स्ट्रेचिंग वगैरह होता है, ये सारी चीजें हमको कराना है। ये किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या गेम पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, हमको कराना है मतलब कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पष्टता का सिद्धांत। इसमें ये है क्लियरिटी है। ठीक है, क्लियरिटी मतलब कि जो भी हम ट्रेनिंग प्लान बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, टेक्निकल और टैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, टेक्निकल और टैक्टिकल होना चाहिए। कौन सा है ये, स्पष्टता का सिद्धांत ना। ट्रेनिंग जो फॉर्मेशन रहेगा, ट्रेनिंग फॉर्मेशन कैसा रहेगा, टेक्निकल एंड टैक्टिकल, टेक्निकल और टैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट है, सॉरी लास्ट बोल रहा हूँ, प्रशिक्षण की चक्रीय प्रक्रिया। चक्रीय प्रक्रिया में तुम्हारा क्या आता है, साइक्लिक में क्या आता है, हाँ, ये तीनों चीजें आएंगी। कौन कौन सा, मैक्रो साइकिल, मेजो और माइक्रो साइकिल। मतलब कि प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि जो मेजो साइकिल है, सॉरी माइक्रो जो है कितने दिन का होता है, 3 से 10 दिन। सबसे छोटा क्या होता है, माइक्रो। मेजो और मैक्रो सबसे बड़ा होता है। मैक्रो क्या होता है, एनुअल प्लान होता है, इसको बोलते हैं। ये जो हमारा होता है 3 to 6 वीक होता है। ये क्या होता है, 3 to 12 मंथ। एनुअल भी पूछता है कभी कभी, तो एनुअल भी ले सकते हो कि मेजो, मैक्रो, मेजो एंड माइक्रो। ये कभी कभी दे देता है कि इसमें से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है ना कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो इसको याद रखना कि सबसे बड़ा जो होता है मैक्रो होता है, उसके बाद जो मेजो होता है, उसके बाद माइक्रो होता है। माइक्रो सबसे छोटा, 3 से 12 दिन। अलग अलग बुक में बहुत सारी चीजें दिए रहेंगे, किसी में 3 से 7 दिन भी दिया है। ठीक है, रहता है, मैं बता रहा हूँ ना, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी गई हैं, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ये याद रखना कि ये डे में होता है, ये वीक में होता है, ये मंथ में होता है। ठीक है, मंथ मतलब ये नहीं, कितना हो गया 6 7 42। अब ऐसा नहीं कि 1.5 मंथ का हो गया तो ये इसमें वो चला जाएगा मैक्रो में, नहीं। मंथ मतलब कि ये ऊपर होना चाहिए, मतलब कि लगभग 6 महीने। कहीं तुम देखोगे एनुअल ही रहता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में क्या रहता है, एनुअल रहता है। ठीक है, ये वीकली रहता है, ये डे वाइज रहता है। ठीक है, तो डे, वीक और एनुअल, मतलब ये चीजें लिख लोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। 3 से 12, 3 से 6 और 3 से 10। अगर 3 से 7 दिया है तो भी गलत नहीं है। ठीक है,
ये 3 से 6 दिया है तो भी गलत नहीं है, 3 से 4 भी कहीं रहता है सप्ताह, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये मंथ में हो गया, ये चीजें क्या कौन में आ गई, प्रतिक्षण की चक्रीय प्रक्रिया का सिद्धांत। ये शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बनाया जाता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट है विविधता का सिद्धांत। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, मतलब कि इसमें क्या करना है कि अलग अलग वैरायटी में ट्रेनिंग देना है। जैसे कि मान लो कि टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कभी हम किसी को मॉर्निंग में दे रहे हैं तो आफ्टरनून में देना, इवनिंग में देना, ये सारी चीजें इसमें आती है। जैसे कि पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग इन अदर स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन अदर स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट मतलब कि जो जिस गेम का है उसको उस गेम में ट्रेनिंग न देके या प्रैक्टिस न करवा के दूसरे गेम में उसको पार्टिसिपेट करवाना। दूसरा लिख लो चेंजिंग द नेचर ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि एक्सरसाइज को क्या करना, चेंजिंग द नेचर ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि एक ही टाइप का एक्सरसाइज देते देते क्या होते हैं लोग बोर होते हैं, उसको क्या करना, नेचर में उसको चेंज करना, मतलब एक्सरसाइज के नेचर को क्या करना है, चेंज करना, मतलब अलग अलग तरीकों से क्या करना है, उसको एक्सरसाइज कराना है। द इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि वातावरण, कि कभी गर्म है वातावरण, कभी ठंड, मतलब क्या, जिससे हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग देना होगा, उनका कंपटीशन है तो उसके हिसाब से क्या करना है हमको, इन्वायरमेंट को भी चेंज करा के उनको ट्रेनिंग देना है। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ द डे ऑफ सेशन, टाइम ऑफ द डे ऑफ सेशन, टाइम ऑफ द डे ऑफ सेशन, टाइम ऑफ द डे ऑफ सेशन, मतलब इसमें क्या करना है कि अलग अलग समय में हमको क्या करना है, सेशन को कंडक्ट करवाना है, अलग अलग समय में सेशन में हमको क्या करना है, ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाना है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ग्रुप, ट्रेनिंग ग्रुप, तो ट्रेनिंग करवाना है अलग अलग ग्रुप में करवाना है। अगर इंडिविजुअल अगर आप दे रहे हो तो कभी ऐसा हो कि ग्रुप में करवाओ या ग्रुप चेंज करवा के करो एक्सरसाइज ट्रेनिंग को उनको, ये सारी चीजें कितने आएंगी, किसमें आएंगी, विविधता का मतलब वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। नेक्स्ट है ये चेंजिंग द नेचर ऑफ एक्सरसाइज, चेंजिंग द नेचर ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, चेंजिंग द नेचर ऑफ एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे कि लास्ट है, लास्ट है कि सेकंड लास्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब कि प्रतिवर्तिता का सिद्धांत। प्रतिवर्तिता का सिद्धांत मतलब ये है ब्रेक इन ट्रेनिंग देन एडॉप्टेशन एंड आल्सो ब्रेक देन फिटनेस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन रिटर्न स्लोली टू द ओरिजिनल लेवल, मतलब इसमें यह है कि ट्रेनिंग में अगर ब्रेक दिया गया, ठीक है, ट्रेनिंग में अगर ब्रेक दिया गया तो एडॉप्टेशन क्या होता है, ब्रेक होता है। अगर ट्रेनिंग में हम ब्रेक देते हैं, ट्रेनिंग में अगर ब्रेक देते हैं तो क्या होता है कि एडॉप्टेशन भी ब्रेक होता है, ठीक है। ट्रेनिंग अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, पहला ही था निरंतर प्रतिष्ठा का सिद्धांत, तो इस पे बताया गया है कि प्रतिवर्तिता का सिद्धांत बताया है कि ट्रेनिंग में अगर ब्रेक होता है, ट्रेनिंग जैसे कि आज कर रहे हैं, चलो आज नहीं किए कल कर देते हैं, परसों नहीं करेंगे, ऐसा करके अगर करेंगे तो क्या होता है, एडॉप्टेशन जो 21-45 डेज बता रहे हो उसमें क्या होता है, एडॉप्टेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में ब्रेक हुआ मतलब कि एडॉप्टेशन में भी ब्रेक होना है, किसी भी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिटनेस भी होगा ब्रेक, क्या होगा, फिटनेस लेवल भी क्या होगा, लो होगा। फिटनेस लेवल अगर लो होगा तो हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, लो होगा। मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ट्रेनिंग में ब्रेक, देन एडॉप्टेशन में ब्रेक, फिर फिटनेस में भी ब्रेक होगा, फिटनेस में ब्रेक, फिर परफॉर्मेंस में कमी, ठीक है, परफॉर्मेंस में कमी। फिर कहाँ आ जाओगे आप, ओरिजिनल स्टेज पे आ जाओगे जो आपका पहले था, ठीक है।
ट्रेनिंग में अगर ब्रेक दे रहे हो तो एडॉप्टेशन में ब्रेक होगा, अगर एडॉप्टेशन में ब्रेक हुआ तो फिटनेस में ब्रेक होगा, फिटनेस में ब्रेक हुआ तो परफॉर्मेंस क्या होगा, लो होगा, लो होगा तो अपने प्रारंभिक स्थिति पे क्या करोगे, पहुंच जाओगे। ठीक है, लास्ट है परिणाम सुनिश्चित करने का सिद्धांत। क्या है? परिणाम सुनिश्चित करने का सिद्धांत। परिणाम सुनिश्चित करने का सिद्धांत मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कि ट्रेनिंग कर रहा है किसी भी कंपटीशन के लिए क्या कर रहा है, तैयारी अगर कर रहा है, परिणाम सुनिश्चित करने के सिद्धांत में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है क्या कर रहा है, किसी भी लेवल के लिए, किसी भी जैसे कि स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल कुछ भी के लिए तैयारी कर रहा है, अगर उसमें क्या होता है, अगर वो फेल होता है तो उसका क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो होता है। इसमें ये चीज बताई गई है। ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या होगा इसमें, लो। अगर वो अपने गोल को क्या कर रहा है, अचीव अगर नहीं कर पा रहा है तो कॉन्फिडेंस लो होगा। ये चीज इसमें बताई गई। ठीक है।